नमस्कार दोस्तों, धर्म ज्ञान हिंदी कहानियाँ चैनल पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, हमेशा की तरह आज फिर हाजिर हूँ आपके लिए एक बहुत ही ज्ञानवर्धक और दिल को छू लेने वाली कहानी लेकर। परंतु कहानी को शुरू करने से पहले आप सभी श्रोताओं से अनुरोध है कि अगर आपने हमारे चैनल पर पहली बार विजिट किया है तो प्लीज वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, शुरू करती हूँ हमारी आज की कहानी। बहुत पुराने समय की बात है। किसी गांव में एक रामदीन नाम का व्यक्ति रहता था। रामदीन के माता पिता बचपन में ही मर गए थे। उस समय रामदीन की उम्र लगभग 10 या 11 साल की रही होगी। उसके रिश्तेदारों ने भी उसे अकेला ही छोड़ दिया था। शुरुआती दौर में रामदीन के पड़ोसी कभी कभार उसे खाने पीने के लिए थोड़ा बहुत कुछ दे देते थे, तो बदले में सारा दिन उससे तरह तरह के काम करवाते थे। रामदीन बहुत ही भोला भाला और ईमानदार बच्चा था। उसमें किसी तरह की कोई चालाकी नहीं थी। इसी तरह रामदीन के 2-3 साल और गुजर गए। अब रामदीन पहले से कुछ समझदार हो गया था। गांव के बाहर कुछ दूर जाकर बाजार लगता था। रामदीन वहीं पर एक हलवाई की दुकान पर काम करने लगा। दिन भर के काम से उसे जो पैसा मिलता उससे वह अपने लिए राशन का सामान खरीद लाता और शाम को घर आकर बेचारा अपने लिए कच्ची पक्की रोटियां पका लेता और अपना पेट भरकर सो जाता। इस प्रकार अब रामदीन का समय ठीक से गुजरने लगा था। 10-12 साल हलवाई की दुकान पर काम करके रामदीन ने सभी तरह की मिठाइयाँ बनाना सीख लिया था और अपने पास थोड़ा धन भी जमा कर लिया था। अब उसने अपने लिए किराए पर एक अलग दुकान ले ली और मिठाइयाँ बनाकर बेचने लगा। रामदीन की मिठाई की दुकान खूब अच्छी चलने लगी। दुकान का किराया, भाड़ा और बाकी सभी खर्चे निकालने के बाद उसे कुछ बचत भी हो जाती थी। वह थोड़ा थोड़ा करके अपना पैसा जमा करता रहा और फिर उसने गांव में अपने लिए एक बहुत अच्छा सा घर भी बनवा लिया था। गांव के सभी लोग रामदीन की बहुत तारीफें करते थे। बेचारा रामदीन सुबह सवेरे ही घर से निकल जाता और देर रात को दुकान बंद करके थका हारा घर आता। बचपन से लेकर आज तक उसका यही नियम चला आ रहा था। कभी हिम्मत होती तो 4 रोटियां बनाकर अपना पेट भरकर सो जाता और जब कभी रामदीन अपनी दुकान से कुछ ज्यादा थका हारा आता तो बेचारा भूखे पेट ही चारपाई पर पड़कर सो जाता। अब रामदीन की उम्र भी 30 के ऊपर हो चली थी। अगर उसका कोई रिश्तेदार होता तो शायद उसका घर बसाने की बात भी चलाता और रामदीन खुद इतना शर्मीला था कि शर्म के मारे किसी से अपने ब्याह की बात भी ना करता था। रामदीन के पड़ोस में एक बिमला मौसी रहती थी। वैसे तो वह जगत मौसी थी, पर उसने रामदीन को बचपन से ही मेहनत करके अपना पेट पालते हुए देखा था, इसलिए उसे रामदीन से बहुत लगाव था। उसे रामदीन के बराबर भला और सज्जन इंसान पूरे गांव में कहीं नजर न आता था। बिमला मौसी रामदीन को अपने बेटे की तरह मानती थी। वह जब रामदीन को अपने हाथों से रोटियां पकाते देखती तो उसे उस पर बहुत तरस आता। जब रामदीन रात को अपनी दुकान बढ़ाकर आता तो वह अक्सर रामदीन के पास आकर बैठ जाया करती। रामदीन भी मौसी के लिए दुकान से कुछ मिठाइयाँ लाकर खिला देता था। बिमला मौसी हमेशा रामदीन को बोलती रहती थी, देख बेटा, अब तू जवान हो गया है, तेरी दुकानदारी भी अच्छी चलती है और गांव में घर मकान भी बना लिया है। अब तू कोई अच्छी सी लड़की देखकर अपना ब्याह और कर ले। तू दुकान से इतना हारा नीरा आता है, घर में कोई रोटी पकाने वाली होगी तो कम से कम तुझे दुकान से आकर चूल्हे में अपने हाथ तो नहीं जलाने पड़ेंगे। घर में 2 रोटियां पकी पकाई मिलेंगी तो खा पीकर सुकून भरी नींद तो सोया करेगा। रामदीन अपने ब्याह की बात सुनते ही शर्मा जाता और कहता, मौसी, मुझ गरीब और अनाथ के साथ कौन अपनी बेटी ब्याहेगा, और फिर ना तो मेरा कोई जानने वाला है और ना ही मेरा कोई रिश्तेदार है।
जो कोई मेरे ब्याह की बात चलाएगा। मैं तो बस अपने गांव और गली मोहल्ले के लोगों को ही जानता हूँ, इसके अलावा तो मेरी कहीं कोई जान पहचान भी नहीं है। ये शादी ब्याह की जिम्मेदारी तो बड़े लोगों की होती है, और आपको तो पता ही है कि मैं बचपन से ही अनाथ हूँ। मेरे आगे पीछे कोई नहीं है। बिमला मौसी बोली, अरे वाह बेटा, बचपन से मौसी मौसी कहता आ रहा है और आज एक पल में ही मौसी को पराया कर दिया। मेरे रहते हुए तू अपने आप को अनाथ क्यों कहता है पगले? आज तो तूने ऐसी बात कहकर मेरा कलेजा ही जला दिया। मैंने तुझे जन्म नहीं दिया तो क्या हुआ? तुझे बचपन से अपने बेटे की तरह ही माना है और मैं अभी मरी नहीं हूँ। तू अपने आप को अकेला मत समझ। अब से तेरे ब्याह की जिम्मेदारी मेरी रही। रामदीन से ऐसा कहकर बिमला मौसी अपने घर को चली गई। बिमला मौसी की एक छोटी बहन भी थी जो पास के ही गांव में ब्याही थी। बेचारी ब्याह के कुछ समय बाद ही विधवा हो गई थी। उसकी एक बेटी भी थी जिसका नाम सितारा था। सितारा देखने में बहुत ही सुंदर थी, परंतु जितनी वह सुंदर थी उतनी ही उसकी हरकतें खराब थीं। काम काज कुछ करती नहीं थी, बस सारा दिन सज संवर कर अपने आप को शीशे में ही निहारती रहती थी। सितारा ब्याहने लायक हो गई थी, पर उसकी विधवा माँ की मजबूरी थी जो पैसे के कारण जवान बेटी को घर में बिठा रखा था। बिना दान दहेज के कोई ढंग का लड़का मिलना भी तो बहुत मुश्किल था। गांव के बड़े जमींदारों के घरों में काम करके थोड़ा बहुत अनाज पानी मिल जाता था तो दोनों माँ बेटियों का पेट गुजारा हो जाता था। सितारा की हरकतें देख देख कर उसकी माँ का जी सूखता था। इसी सिलसिले में वह एक दिन अपनी बड़ी बहन बिमला से मिलने आई और उसके सामने अपना दुखड़ा सुनाया। घर में जवान बेटी कुंवारी बैठी है और जेब में फूटी कौड़ी नहीं है। कहीं कोई ऊंच नीच हो गई तो गांव में मुंह दिखाने लायक ना रहूंगी। समझ नहीं आता बेटी के हाथ पीले करूं तो कैसे करूं। बिमला मौसी ने अपनी बहन की बात सुनी तो उसे झट से रामदीन का ख्याल आया। उसने रामदीन के बारे में अपनी बहन को बताया और कहा कि हाथ में दिया लेकर ढूंढेगी तब भी इतना नेक और शरीफ इंसान नहीं मिलेगा तुझे। और खुशी की बात तो यह है कि बिना किसी दान दहेज के लड़की अपने घर को विदा हो जाएगी। तू आज रात यहीं पर ठहर, मैं आज ही रामदीन से सितारा के बारे में बात करके तुझे बता दूंगी। रात को रामदीन के आते ही बिमला मौसी उससे मिलने पहुंच गई और रामदीन को सितारा के बारे में बताने लगी। रिश्ते में सितारा मेरी भांजी लगती है और देखने में बहुत ही सुंदर है। मेरी बहन भी इस रिश्ते के लिए राजी है, परंतु बेटा बस एक ही समस्या है। मेरी बहन बहुत ही गरीब है, विधवा है बेचारी, घर में कोई कमाने वाला तो है नहीं। तुझे इस शादी का सारा खर्चा अपनी तरफ से ही करना पड़ेगा, तेरा भी घर बस जाएगा। अगर तू हाँ कहे तो मैं आगे बात चलाऊं। बिमला मौसी की बात सुनकर रामदीन के मन में भी शादी के लड्डू फूटने लगे थे, पर मौसी के सामने अपने ब्याह की बात करने में शर्मा रहा था। हमेशा की तरह वह अपनी दुकान से मौसी के लिए जो मिठाई लेकर आया था उसे मौसी को देकर बोला, आप तो मेरी माँ के समान हैं। आप जो भी करेंगी मेरी भलाई के लिए ही करेंगी। आप जैसा ठीक समझे वैसा करें। आपकी राजी में ही मेरी भी राजी है। रामदीन के मुंह से इतनी बात सुनी तो बिमला मौसी खुशी के मारे फूली ना समाई। उसने मिठाई का एक टुकड़ा उठाया और रामदीन के मुंह में ठूंस दिया और बोली, अब तो तू यह रिश्ता पक्का ही समझ ले बेटा, और थोड़ी बहुत कुछ जमा पूंजी हो तो वह मुझे दे दे, जिसे मैं अपनी बहन को देकर ब्याह की तैयारी करने को कहूँ। खुशी के मारे रामदीन के हाथ पैर कांप रहे थे। वह जल्दी से भीतर गया और उसने आज तक जितना धन जमा कर रखा था वह सिक्कों की थैलियां लाकर जैसी की तैसी ही मौसी के हाथों में थमा दी। मौसी भी खुशी से उछलती हुई अपने घर को आ गई।
उसने थैली में से थोड़े से सिक्के निकालकर अपने लिए रखे और बाकी की थैलियां अपनी बहन को सौंप दी और सवेरे उठते ही उसे उसके गांव के लिए यह कहकर विदा कर दिया कि वह किसी पंडित को दिखाकर जल्दी से जल्दी ब्याह की तैयारी करके यहाँ खबर कर दे। अगले महीने ही सुझाए हुए दिन को रामदीन अपने कुछ 2-4 दोस्तों को बारात में लेकर बिमला मौसी के साथ उसकी बहन के घर पहुंच गया और फिर खुशी खुशी रामदीन और सितारा का ब्याह हो गया। चांद जैसी खूबसूरत पत्नी को पाकर रामदीन फूला ना समाया था। अगले दिन उसने अपनी दुकान के आसपास वाले दुकानदारों और अपने कुछ करीबी दोस्तों को दावत का न्योता देकर घर पर खाने के लिए बुला लिया। सभी लोग रामदीन की शादी की बधाइयाँ देकर खाना पीना खाने के बाद अपने अपने घरों को चले गए। पर रामदीन के बचपन का एक दोस्त जिसका नाम सज्जन था, वह वहीं पर रुका रहा और रामदीन से उसकी पत्नी को मुंह दिखाई करने की जिद करने लगा। जहां रामदीन बहुत शरीफ और सीधा साधा इंसान था, वहीं सज्जन सिंह अपने नाम से बिल्कुल ही उलट था। वह बड़ा ही शातिर इंसान था और वैसे भी खाते पीते संपन्न परिवार से था। उसने सोने का पानी चढ़ी हुई चांदी की बालियां सितारा को मुंह दिखाई में भेंट की और रामदीन के सामने सितारा की खूबसूरती की तारीफें करता हुआ अपने घर को लौट गया। सितारा सज्जन के मुंह से अपनी खूबसूरती की तारीफें सुनकर फूली ना समाई। उसने रामदीन की दी हुई झुमकियां उतार कर रख दी और सज्जन की दी हुई बालियां पहनकर फिर से अपने आप को शीशे में निहारने लगी। रामदीन एक भोला भाला शरीफ इंसान था। वह अपनी पत्नी सितारा से प्रेम तो बहुत करता था, परंतु उसे सज्जन की तरह ये चौचले करने नहीं आते थे और सितारा चाहती थी कि वह सच संवर कर बैठी रहे और उसका पति रामदीन हर समय बस उसकी खूबसूरती की तारीफें ही करता रहे। पर रामदीन के पास कहाँ इतना समय था। वह बेचारा सुबह उठकर दुकान पर चला जाता और देर रात तक दुकान बढ़ाकर घर पहुँचता। अगर वह घर बैठकर सितारा की खूबसूरती को ही निहारता रहता तो उस बेचारे की तो सारी दुकानदारी ही ठप हो जाती और घर में खाने के लाले पड़ जाते। रामदीन के काम की इतनी व्यस्तता के कारण सितारा जल्दी ही उससे बोर होकर उदास सी रहने लगी। रामदीन के दुकान पर जाने के बाद सितारा सारा दिन घर पर अकेली ही रहती थी। सज्जन भी मौका देखकर उसके पास आ धमकता और सितारा के साथ खूब हंसी मजाक करता। थोड़े दिनों में सितारा को सज्जन के मुंह से अपनी तारीफें सुनने की आदत सी पड़ गई। वह रोजाना जल्दी से अपने चौके चूल्हे का काम निपटा कर सज्जन के आने का इंतजार करने लगती। अगर किसी वजह से किसी दिन सज्जन उसके घर ना जाता या फिर किसी दिन उसको आने में देर हो जाती तो सितारा गुस्से में मुंह फुलाकर बैठ जाती और फिर सज्जन चिकनी चुपड़ी बातें बनाकर सितारा को मनाया करता। सितारा को अपनी तरफ आकर्षित करने के लिए सज्जन कभी कभार उसे महंगे तोहफे भी लाकर दे दिया करता था और बेवकूफ सितारा रामदीन जैसे मेहनती और कमाऊ इंसान को छोड़कर सज्जन जैसे मक्कार और नाकारा इंसान की बातों में आकर अपने रास्ते से भटकती जा रही थी। अब उसे रामदीन की मौजूदगी पसंद न आती थी। वह दिन भर सज्जन के साथ बैठकर गप्पे लड़ाती रहती और जब रात के समय रामदीन अपनी दुकान बढ़ाकर घर पहुंचता तो उसे खाना बना हुआ भी ना मिलता। रामदीन के पूछने पर सितारा पहले से ही एक ना एक बहाना बनाकर तैयार रखती थी। कभी कहती लकड़ियां गीली थी, इस वजह से चूल्हा नहीं जला पाई और कभी सिर दर्द का बहाना करके बिस्तर पर ही लेटी रहती। रामदीन बेचारा उसकी सब हरकतों से अनजान था। कभी तो दुकान से लौटकर खुद ही खाना बनाकर खाता और कभी बाहर से खाना खरीद कर लाता, जिसके चलते रामदीन अब पहले की तरह पैसे की बचत भी नहीं कर पाता था। रामदीन के पड़ोसियों ने कई बार उसके कान में यह बात डालने की कोशिश की, पर रामदीन हमेशा यह कहकर टाल देता कि सज्जन उसका अच्छा दोस्त है। अगर वह सितारा के साथ थोड़ा बहुत हंसी मजाक कर लेता है तो इसमें उसे कोई आपत्ति नहीं है।
दोस्तों, अच्छे लोगों की यही सबसे बड़ी कमजोरी होती है कि वे सबको अपनी तरह अच्छा समझ लेते हैं। रामदीन की भी यही अच्छाई उस पर भारी पड़ने वाली थी। वह सबको अपनी तरह ही शरीफ और सीधा साधा समझ लेता था। वह सज्जन को हमेशा अपने भाई की तरह मानता था। उसने सज्जन को कभी शक की निगाह से नहीं देखा था। इधर सज्जन और सितारा का प्रेम इतना परवान चढ़ गया था कि अब रामदीन उन दोनों की आंखों में करकने लगा था। वे दोनों जब भी दोपहर में अकेले बैठते तब बस रामदीन को अपने रास्ते से हटाने की नई नई तरकीबें सोचते। मौका देखते ही सज्जन सितारा को भड़काने लगता कि तुम उस गधे को किसी तरह परदेश भेजने के लिए राजी कर लो। इस बहाने वह बैल बुद्धि यहाँ से कुछ सालों के लिए परदेश चला जाएगा तो यहाँ पर हम दोनों को रोकने टोकने वाला कोई ना रहेगा और फिर हम दोनों आराम से हर समय एक दूसरे के साथ रहेंगे। तुम्हारी जैसी खूबसूरत स्त्री को तो महलों की रानी बनकर रहना चाहिए, मगर तुम तो इस फटीचर से ब्याह रचाकर इस झोंपड़ी में रह रही हो। अगर मुझे तुम जैसी खूबसूरत बीवी मिली होती तो मैं उसे सोने चांदी के जेवरों में लाद कर बिल्कुल रानी बनाकर रखता और घर का कोई काम ना करने देता। सज्जन की कही हुई एक एक बात सितारा के दिमाग में अच्छे से बैठ गई थी। जब भी रामदीन शाम को दुकान से लौट कर आता, सितारा उसके खाने पीने को ना पूछती, उल्टा उसे ताने उल्हाने सुनाने लग जाती। रोज उसके सामने नई नई साड़ियों की ख्वाहिशें करती और कभी सोने के जेवर बनवाने की इच्छा रखती। जब रामदीन उसे कोई जवाब ना देता तो वह गिरगिट की तरह रंग बदलकर उसे प्यार से समझाती कि इस हलवाई की दुकान से तो सिर्फ पेट गुजारा ही हो पाएगा। तुम परदेश में जाकर कोई ढंग का व्यापार क्यों नहीं कर लेते? व्यापार से कुछ अच्छा मुनाफा होगा, तभी तो हम अपनी ख्वाहिशों को पूरा कर पाएंगे। तुम्हारी तो इतनी भी औकात नहीं है कि घर में कोई नौकरानी ही रख लो। तुमने तो मेरे साथ ब्याह करके मुझे ही घर की नौकरानी बना दिया है। सारा दिन घर का काम काज करते करते थक जाती हूँ। ना बदन पर अच्छे कपड़े हैं और ना ही पहनने को 2-4 गहने हैं। रामदीन के घर में घुसते ही सितारा रोज की यही रट लगा लेती। सितारा की रोज रोज की चिकचिक से परेशान होकर एक दिन रामदीन ने परदेश जाने का मन बना लिया। सज्जन को अपना दोस्त मानकर उसने उससे भी सलाह मांगी तो सज्जन ने भी खुश होकर हामी भर दी। सितारा ने भी मगरमच्छ के आंसू बहाकर कहा कि देख लेना, जब तुम परदेश से ढेर सारा रुपया कमा कर लाओगे तो हमारे दिन ही फिर जाएंगे। गांव गली में सब हमारी इज्जत करेंगे। इसके लिए भले ही मुझे तुमसे दूर ही क्यों ना रहना पड़े, मैं जैसे तैसे अपने मन को समझा कर रह लूंगी। तुम मेरी बिल्कुल फिक्र मत करना। पत्नी के झूठे आंसू देखकर रामदीन भावनाओं में बहने लगा और सज्जन से बोला, मैं तो परदेश जा रहा हूँ। मेरे पीछे से तुम अपनी भाभी का अच्छे से ख्याल रखना। मेरे जाने के बाद वह बिल्कुल अकेली पड़ जाएगी। ऐसा कहकर वह बचत किया हुआ कुछ रुपया अपने साथ लेकर घर से निकल पड़ा। पुराने समय में मोटर गाड़ियां तो होती नहीं थी। तब लोग अक्सर पैदल या घुड़सवारी से अपनी यात्रा को तय किया करते थे। रामदीन ने भी लगभग 1 महीने तक अपनी पैदल यात्रा की। तब कहीं जाकर वह दूसरे नगर में पहुंचा था। वहां पर जाकर वह एक सराय में रुका। उसने सराय के मालिक से बात करके उस सराय में ही एक कमरा किराए पर ले लिया। वहीं सराय में ही उसे 2 वक्त का खाना भी मिल जाया करता था। सराय का मालिक बहुत ही नेक, उम्र दराज और तजुर्बेदार इंसान था। उसे रामदीन का स्वभाव बहुत ही अच्छा लगा। बातचीत के दौरान उसे पता चला कि रामदीन 100 मील की दूरी तय करके यहाँ पर व्यापार करने के लिए आया है। तो सराय के मालिक ने उसे एक सलाह दी, बेटा तुम मुझे बहुत ही भले इंसान दिखाई पड़ते हो। व्यापार जरा संभल कर करना। यहाँ के लोग बड़े ही बेईमान और कामचोर हैं। कहीं तुम्हें ठग ना ले। अपनी आंखें और कान खुले रखकर ही अपना व्यापार शुरू करना।
और किसी पर भी अंधा विश्वास मत करना। रामदीन ने बूढ़े आदमी की सलाह को मानकर अपना कपड़े का व्यापार शुरू कर दिया। दिन भर कपड़े की गठरी अपने सर पर रखकर वह कपड़े बेचता और शाम को सराय में आकर खाना खा पी कर सो जाता। ऐसे ही लगभग 7-8 महीने बीत गए। कपड़े के काम में उसे मुनाफा भी हो रहा था, परंतु परदेश में रहकर उसे अपनी पत्नी सितारा की बहुत याद आती थी। पर वह उसे खुश देखने के लिए बहुत सारा धन कमाकर ही अपने गांव लौटना चाहता था। इसलिए उसने अपनी पत्नी सितारा को एक पत्र लिखा कि वह 2-3 महीनों बाद घर वापस आ जाएगा। 2 महीने बीत गए पर अभी तक भी सितारा की तरफ से रामदीन के पत्र का कोई जवाब नहीं आया था। इस वजह से रामदीन बहुत चिंता में रहने लगा। सराय के मालिक ने रामदीन को ऐसे परेशान देखा तो उससे पूछ लिया। तब रामदीन ने अपनी सारी कहानी बूढ़े बाबा को कह सुनाई कि वह अपनी नई नवेली दुल्हन को गांव में अकेला छोड़कर आया है। 2 महीने पहले उसे पत्र लिखा था पर अभी तक उसका कोई जवाब भी नहीं आया। काका मेरा जी बहुत घबरा रहा है, कहीं सितारा किसी मुसीबत में तो नहीं होगी। सराय के मालिक को सारी कहानी समझने में जरा भी देर ना लगी। उसने रामदीन से कहा, बेटा तुम बहुत ही भोले हो, काश तुम्हारे जैसा मेरा भी एक बेटा होता। खैर तुम भी मेरे बेटे जैसे ही हो, इसलिए आज तुम्हें कुछ सलाह देता हूँ। अच्छी लगे तो मान लेना वरना यहीं छोड़ देना। रामदीन ने कहा, ऐसा मत कहो काका, आप मेरे पिता समान हैं। आप जो भी कहेंगे वह मेरे भले के लिए ही तो कहेंगे। तब उस सराय के मालिक ने कहा, बेटा जहाँ तक संभव हो सके कोई भी व्यापार अपने देश में रहकर ही करना चाहिए। दूसरी बात, औरत के कहने पर तो कभी भी आदमी को परदेश नहीं जाना चाहिए। तीसरी बात, अगर किसी परिस्थिति में परदेश जाना भी पड़े तो अपनी पत्नी को कभी किसी दोस्त के भरोसे पर छोड़कर नहीं जाना चाहिए। बूढ़े बाबा की बात सुनकर रामदीन कहने लगा, काका मैंने तो ये तीनों ही काम किए हैं जिन्हें न करने की हिदायत आपने दी है। मेरी मिठाई की दुकान अच्छी खासी चल रही थी, फिर भी मैं ज्यादा पैसा कमाने की चाहत में अपने परिवार से दूर परदेश में व्यापार करने चला आया और मुझे अपनी पत्नी के दबाव में आकर ही अपना देश छोड़कर यहाँ परदेश में आना पड़ा। मैं अपनी पत्नी को भी अपने दोस्त के भरोसे पर ही छोड़कर आया हूँ। बूढ़े आदमी ने कहा, बेटा तब तो तुम यूँ समझो कि तुम्हारे घर पर कोई चोर घुस गया है। मैं तो भगवान से यही प्रार्थना करता हूँ कि तुम्हारे साथ कुछ गलत ना हो। अब तुम घर जाकर सबसे पहले उस चोर को अपने घर से निकालो और मेरी सलाह मानो तो तुम बिना किसी को खबर किए चुपचाप अपने घर पहुँचना। अगर तुम्हें कहीं कुछ गलत दिखाई दे तो एक मर्द की तरह अपने दिल को मजबूत करके फैसला करना। भगवान तुम्हारी मदद करे बेटा। इतना कहकर सराय के मालिक ने अपना हाथ रामदीन के सर पर रखा और कहा, बेटा अगर तुम्हें अपने काम कारोबार की तलाश में फिर से कभी परदेश आना पड़े तो अपने इस बूढ़े काका से मिलने जरूर आना। बूढ़े काका के पैर छूकर रामदीन अपने घर के लिए रवाना हो गया। घर पहुंचने में भी उसे 1 महीने का समय लग गया। बूढ़े काका की हिदायत उसे अच्छे से याद थी, इसलिए उसने अपने आने की खबर किसी को ना दी और शाम को अंधेरा होने के बाद वह दबे पांव अपने घर में घुसा। घर के बाहर गुप अंधेरा था। भीतर के कमरे में डिबिया की धीमी सी रोशनी दिखाई पड़ रही थी और भीतर से सितारा और सज्जन के हंसने की आवाजें आ रही थी। रामदीन ने अपना सामान चुपके से बाहर के दालान में ही रख दिया और अंधेरे में खिड़की के पास छुपकर सितारा और सज्जन की बातें सुनने लगा। सितारा सज्जन को रामदीन का भेजा हुआ खत पढ़कर सुना रही थी कि वह बैल बुद्धि 2 महीने बाद घर वापस आने वाला है। लिखा है उसने मेरे लिए महंगे महंगे तोहफे भी खरीद लिए हैं और एक जोड़ी झुमके और पायल भी खरीद कर रख लिए हैं। सज्जन हंसकर कह रहा था,
कौन से सोने चांदी के जेवर बनवा कर ला रहा है। सस्ती सी नकली चीजें दिखाकर तुम्हें बहकाने की कोशिश करेगा। मैंने जो तुम्हें सोने की बालियां दी थी वह तुम्हें कैसी लगी थी? सितारा बोली, तुम्हारे महंगे महंगे तोहफों के सामने उसकी 2-2 रुपए से खरीदी हुई चीजों का भला क्या मुकाबला। मुझे तो यह सोचकर चिंता हो रही है कि जब वह बैल बुद्धि घर आ जाएगा तो हम दोनों मिलेंगे कैसे। मैं तो एक दिन भी तुम्हारे बिना नहीं गुजार सकती। सज्जन ने हंसकर कहा, अरे पगली, तुम इतनी परेशान क्यों होती हो? जैसे ही 10-20 दिन गुजर जाएं, वैसे ही फिर से उसे पैसा कमाने के लिए परदेश भेज देना। अब तो उसकी बागडोर तुम्हारे हाथ में ही है। जैसे नचाना चाहो वैसे नचाना। फिर दोनों ठहाका लगाकर जोर से हंस पड़े। रामदीन दीवार की ओट में खड़ा हुआ उनकी सारी बातें सुन रहा था। वह गुस्से में आग बबूला होकर भीतर के कमरे में अचानक से पहुंचा तो रामदीन को अपने सामने खड़ा देखकर सज्जन और सितारा का चेहरा पीला पड़ गया। उनके बदन में काटे खून ना रहा। काफी देर बाद सज्जन कुछ हिम्मत करके बोला, भैया मैं तो भाभी का हालचाल लेने आया था, कहीं उन्हें किसी चीज की जरूरत तो नहीं है। रामदीन का दिल तो किया कि वह सज्जन का मुंह नोच डाले, पर अपनी पत्नी की बेवफाई देखकर उसने अपने गुस्से पर काबू किया और सज्जन से कहा, तुम इसे अपने घर पर ही क्यों नहीं ले जाते? हर समय तुम्हारी आंखों के सामने रहेगी तो इसकी हर जरूरत का ख्याल अच्छे से रख पाओगे। वैसे भी मेरा इससे अब कोई रिश्ता नाता नहीं है और मैं नहीं चाहता कि सितारा बेघर हो जाए। सज्जन अपनी काली करतूतों पर पर्दा डालते हुए कहने लगा, वाह भाई वाह, भलाई का तो जमाना ही नहीं है। जब परदेश जाना था तो अपनी पत्नी की जिम्मेदारी मुझे सौंप गए और अब वापस आकर मेरे मुंह पर कालिक पोतना चाहते हो। उन दोनों की बहसा बहसी सुनकर सारे पड़ोसी भी आकर वहां इकट्ठा हो गए। रामदीन को अपने घर वापस आया देखकर सभी पड़ोसी बहुत खुश हुए और रामदीन से बोले, अच्छा हुआ जो तुम वापस आ गए और इस औरत के साथ अपना रिश्ता तोड़कर तुमने और भी ज्यादा अच्छा किया। इन दोनों ने तो बेशर्मी की सभी हदें पार कर दी थी। हम सब तो कब से तुम्हारे आने का इंतजार कर रहे थे। सज्जन ने अपने बचाव में तरह तरह से सफाई पेश की, परंतु गांव वालों और रामदीन के सामने उसकी एक ना चली। रामदीन ने सज्जन के घर वालों को साफ साफ कह दिया कि वे सज्जन का ब्याह सितारा के साथ कराकर उसे अपने घर की बहू बना ले। मैं अब सितारा को एक दिन भी अपने घर में नहीं रखूंगा। गांव वालों के दबाव में आकर सज्जन के घर वाले सितारा को अपने घर ले गए। इसके बाद रामदीन करीब 2 महीने गांव में रहा, पर किसी भी काम में उसका मन नहीं लगता था। बूढ़े काका की बातें उसे बार बार याद आ रही थी। उसने गांव का मकान बेचा और फिर से परदेश के सफर पर निकल पड़ा और फिर से बूढ़े काका की सराय में पहुंचा। सराय का मालिक रामदीन को देखकर बहुत खुश हुआ और उसके गांव की खैर खबर पूछने लगा। रामदीन की आंखों में पानी भर आया। उसने बूढ़े काका को अपनी पत्नी की बेवफाई का सारा किस्सा कह सुनाया। सराय के मालिक ने रामदीन को समझाया, बेटा, भगवान जो करता है अच्छे के लिए ही करता है। तुम एक बहुत ही समझदार और सुलझे हुए इंसान हो। तुमने बिल्कुल सही फैसला लिया है। इसमें पछतावा करने जैसी तो कोई बात ही नहीं है। असल में सितारा तुम जैसे शरीफ इंसान के लायक ही नहीं थी। मेरी भी तुम्हारे जैसी एक बेटी है, बहुत ही संस्कारी और घरेलू लड़की है। अगर तुम्हारी रजामंदी हो तो मैं अपनी बेटी का ब्याह तुम्हारे साथ करना चाहता हूँ। तुम्हारे जैसा मेहनती और शरीफ दामाद पाकर मैं अपने आप को बहुत ही भाग्यशाली समझूंगा। रामदीन ने फिर से वही जवाब दिया, काका आप मेरे पिता समान हैं। आप जो करेंगे मेरे भले के लिए ही करेंगे। रामदीन का जवाब सुनकर सराय का मालिक बहुत खुश हुआ। उसने धूमधाम से अपनी बेटी का ब्याह रामदीन के साथ करा दिया और उसे अपना घर जमवाई बनाकर अपने साथ ही रख लिया। अब वे तीनों लोग खुशी से रहने लगे। तो दोस्तों, कैसी लगी आप सबको हमारी आज की कहानी?
हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और अगर आपने हमारे चैनल पर पहली बार विजिट किया है तो प्लीज वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लें। मिलते हैं ऐसी ही एक और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए आप सभी श्रोताओं को मेरा नमस्कार।